सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12th की यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेज़रमेंट। तो चलो, तो देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फिटनेस का मीनिंग क्या होता है। तो फिटनेस का मीनिंग क्या होता है कि यार कोई सा भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो कोई सी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा होगा दैट मीन्स कि उसकी फिजिकल फिटनेस सही होगी, और नहीं कर पा रहा होगा दैट मीन कि उसकी फिजिकल फिटनेस लो है। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स पे। तो इसी के लिए ये फिटनेस टेस्ट और खाई इंडिया खेलो फिटनेस टेस्ट को बनाया गया है। पर इसमें जो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है उसके अंदर दो एज ग्रुप डिवाइड किए गए। ठीक है, पहला एज ग्रुप दे रखा है 5 से 8 ईयर के बच्चों के लिए, जो कि क्लास 1 to 3 के लिए रहते हैं। अलग अलग टेस्ट रहते हैं इसके अंदर। फिर एज ग्रुप दे रखा है 9 to 18 ईयर्स के लिए, जिसके अंदर क्लास 4 to 12 के बच्चे रहते हैं। और उसमें भी कुछ अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं, मतलब कुछ अलग अलग टेस्ट दे रखे हैं, जिसको अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं हम लोग। और फिर इसके थ्रू ही हम लोग समझने वाले हैं। ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा एज ग्रुप दे रखा है वो है 5 to 8 ईयर, मतलब क्लास 1 to 3 ईयर के बच्चे। तो इन लोगों की फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए क्या एक पैरामीटर दे रखा है, जो कि होता है फंडामेंटल मूवमेंट स्किल। मतलब यार छोटे बच्चे होते हैं, उनकी क्या चीज़ चेक की जाती है, तो उनकी फंडामेंटल मोटर स्किल या मूवमेंट स्किल को सबसे पहले चेक किया जाता है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो तो छोटे होते हैं, तो उनकी ज़्यादा फिजिकल फिटनेस को तो लेके चेक नहीं किया जाता है। तो उसी के हिसाब से कुछ टेस्ट दे रखे हैं। और तीन जो हमारे CBSE ने 3 पैरामीटर डिसाइड किए हैं, उसमें से 3 एक्टिविटी कौन कौन सी है, जो कि सिंपल सी बच्चों के हिसाब से होने वाली है, जिसके थ्रू उनकी फिजिकल एक्टिविटी चेक की जाती है। सबसे पहला होता है बॉडी कंपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं BMI। सेकंड दे रखा है कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेपिंग टेस्ट। एंड देन दे रखा है लास्ट वन बैलेंस, है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे BMI को। तो सबसे पहले हमारा होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो यार स्वाभाविक सी बात है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स को जान लेते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि हमारी जो हाइट है हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, या हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए कुछ अलग अलग कुछ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है हमको। दो पैरामीटर्स होने चाहिए हमारे पास, दो डाटा होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली एक पर्सन का वेट होना चाहिए, जो कि हमारे पास होना चाहिए इन केजी में, और जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन मीटर में, है ना। अगर ये चीज़ का डाटा है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, BMI इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट। अब वेट होना चाहिए इन केजी में, हाइट होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। अगर इसको आप निकाल लेते हो तो इससे आपको एक डाटा मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि यार आप नॉर्मल वेट में आ रहे हो, अंडर वेट में आ रहे हो, ओवर वेट में आ रहे हो, या ओबेस में आ रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जो डाटा शीट होती है, ये सब चीज़ें देखने के लिए, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या डाटा शीट होती है। तो ये है वो डाटा शीट। सबसे पहले छोटे बच्चों का इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है हाइट के ऊपर वेट के अकॉर्डिंग, कि वो ज़्यादा मोटे तो नहीं है, ज़्यादा दुबले तो नहीं है, अंडर वेट तो नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ ग्राफ हैं। अगर आपका वेट अगर 18.5 टू 24.9 तक आ रहा है, तो आप लोग नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हो। अगर 18.5 से नीचे आ रहा है, तो आप लोग अंडर वेट में आते हो। और 25 to 29 के अंदर आते हो तो ओवर वेट के अंदर आते हो। एंड देन 30 to 34.5 तक आते हो तो ओबेस कैटेगरी में आते हो। और 35 के बाद तो एक्सट्रीमली ओबेस में आते हो। तो इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। इसी तरीके से बच्चों का ये पैरामीटर निकाला जाता है। ठीक है, और उसके थ्रू चेक किया जाता है कि वो अंडर वेट आ रहे हैं या ओवर वेट आ रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमको नेक्स्ट टेस्ट दे रखा है प्लेट टेपिंग टेस्ट। तो प्लेट टेपिंग मेथड क्या होती है भैया। तो सबसे पहले इसका पर्पस देख लेते हैं कि यार ये क्यों कराया जाता है। तो सबसे पहले ये क्यों कराया जाता है, तो ये स्पीड और कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए कराया जाता है। तो कौन सी जगह का, तो आपके जो लिम्ब होते हैं वो भी हाथ वाले, मतलब ऊपर वाले हैंड लिम्ब जो होते हैं, वहाँ के चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि उसका मूवमेंट कितनी तेज़ी से आप कर पा रहे हो, है ना, अपने अपर लिम्स को कितनी तेज़ी से मूव कर पा रहे हो, या उसका मूवमेंट कर पा रहे हैं बच्चे, उसको चेक करने के लिए इसका मेन पर्पस होता है कि आप स्पीड और कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है। ठीक है, देन इसके लिए आपको क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत लगती है। तो आपको एक टेबल चाहिए जो कि एडजस्टेबल होनी चाहिए, है ना। एंड सेकंड थिंग, दो येलो डिस्क होनी चाहिए, जो कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर
सेंटीमीटर की होनी चाहिए, है ना। फिर एक रेक्टेंगल होना चाहिए बीच में, एक रेक्टेंगल टाइप होना चाहिए जो कि 13 to 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एक स्टॉप वॉच होती है ना। ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस टेस्ट को करवाने के लिए, ठीक है। फिर इसका क्या प्रोसीजर है, तो मैं आप लोगों को प्रोसीजर पूरा वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर भी हो जाएगा किस तरीके से ये कराया जाता है, ठीक है। तो ये रहा वीडियो खेलो इंडिया की तरफ से। लगातार जितनी हो सके जल्दी हो सके दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करता है। लगातार जितनी हो सके जल्दी हो सके दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करता है। सो ये था आपका प्लेट टिपिंग मेथड। तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, कौन से दो डायमीटर रहते हैं, कौन से दो सर्कल वाले डायमीटर रहते हैं, और बीच में एक रेक्टेंगल रहता है जिस पे हाथ रख दिया जाता है, एंड देन फास्ट मूव किया जाता है एक हैंड से, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टैप कर पाता है टाइमिंग के अंदर, वो उसका काउंटेबल किया जाता है स्टॉप वॉच के थ्रू, ठीक है। सो अब हमको नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर दे रखा है चेक करने के लिए, वो दे रखा है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो इसकी कुछ भी मेथड होती है, इसकी भी कुछ मेथड होती है। आप लोगों को डायग्राम में देख रखा होगा किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। तो यार छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो बैलेंसिंग रहती है वो कम होती है, इसीलिए उसको चेक करने के लिए, उनकी लेग बैलेंसिंग को चेक करने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो ठीक है, किस तरीके से कराया जाता है तो दिख रहा होगा आप लोगों को इमेज के अंदर। एंड देन क्या रहता है कि उनकी जो पेल्विक होती है, उनका जो ट्रंक मसल होता है, उसको स्ट्रेटेटिक बैलेंस है कि नहीं, बराबर बैलेंस बन रहा है कि नहीं उस सब चीज़ों का, इसलिए चेक करने के लिए ये बैलेंस कराया जाता है, बैलेंस टेस्ट कराया जाता है। इसमें क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो याद रखना, सबसे पहले स्लिपरी सरफेस नहीं होनी चाहिए, है ना। सेकंड थिंग, स्टॉप वॉच भी चाहिए, ठीक है। और एक जैसा खड़े होने के लिए अच्छे शूज़ या ग्रिप वाले शूज़ होने चाहिए बच्चे के पास, ठीक है। और 66 सेकंड तक ये कराया जाता है, ठीक है। 60 सेकंड तक कराया जाता है, जिसमें वो कितने फॉल करता है, मतलब कितनी बार गिरता है, 15 फॉल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अदरवाइज उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है बच्चे को कि यार मतलब उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये किसे कराया जाता है, तो मैं ये भी वीडियो आपको खेलो इंडिया वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैलेंस टेस्ट एक टांग पर सफलतापूर्वक संतुलन की क्षमता को मापता है। ये टेस्ट टांग, कमर और पेट की मांसपेशियों की ताकत का आंकलन करता है। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है हमारा एज ग्रुप जो है वो 9 to 18 ईयर्स वाले, मतलब जो क्लास 4 से 12 तक के बच्चे होते हैं, उनको कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो यार ये वाले जो बच्चे रहते हैं, इनके थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग फिटनेस प्रोफाइल बनाई जाती है, बच्चों के अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं। पर पहला वाला जो टेस्ट था वो बिल्कुल सिमिलर है कि वो हाइट के अकॉर्डिंग वेट आ रहा है कि नहीं, यार वेट के अकॉर्डिंग हाइट आ रही है कि नहीं, बॉडी कंपोजिशन वाला, मतलब BMI निकाला जाता है, ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट कराया जाता है स्पीड टेस्ट, जिसमें हम 50 मीटर डैश लगवाते हैं। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट चेक करने के लिए 600 मीटर रन वॉक कराया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट टेस्ट कराया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सीट एंड रिच टेस्ट। फिर लास्ट में स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप लगाए जाते हैं, पुशअप्स करवाए जाते हैं और मॉडिफाइड पुशअप करवाए जाते हैं गर्ल्स के लिए। तो चलो आओ सबसे पहले देखते हैं हम हमारे स्पीड वाले टेस्ट को, 50 मीटर डैश को किस तरीके से कराया जाता है। तो सबसे पहले दे रखा है 50 मीटर डैश, जिसको हम स्प्रिंट भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है, सबसे ज़्यादा स्पीड को चेक करना बच्चे की, कितनी तेज़ी से भागता है, कितनी स्पीड है उसके अंदर, ठीक है। क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत रखती है, तो सबसे पहले एक मेजरिंग टैप करा हुआ ट्रैक होना चाहिए, एंड देन 50 मीटर का ट्रैक होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए स्टॉप वॉच होनी चाहिए चेक करने के लिए। इसका क्या प्रोसीजर है तो हम देखने वाले हैं इसको बिल्कुल वीडियो के थ्रू, जो कि खेलो इंडिया की तरफ से है, तो उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Position with 1 foot in front of the other. Participants should be encouraged to meter dash for each of the participant is recorded. वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोगों को 50 मीटर डैश स्प्रिंट समझ में आ गई होगी किस तरीके से की जाती है। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। तो ये किसको किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या पर्पस है, तो चलो चेक करते हैं। इसका पर्पस है हमारा जो एंड्योरेंस होता है कि हम कितनी देर तक किसी चीज़ को कर पाते हैं, परफॉर्मेंस, उसको थकते कितनी देर तक नहीं है, हमको उसको चेक करने के लिए जो चीज़ होती है एंड्योरेंस, उसको चेक करने के लिए इसका पर्पस है, ठीक है, कि हम क्या हमारा एंड्योरेंस सही है अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करना होता है इसके अंदर टेस्ट के अंदर। तो इसमें कैसे चेक किया जाता है, क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं इसके अंदर, तो इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं, 600 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, साथ ही स्टॉप वॉच होनी चाहिए, ठीक है। अब जिसका जो प्रोसीजर होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं एक वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट से जल्दी पूरा करें। जैसे ही प्रतिभागी अपनी पोजीशन लेकर दौड़ने को तैयार हो जाते हैं, प्रशिक्षक स्टार्ट करने का संकेत देता है। हम तभी मिलते हैं यदि प्रतिभागी पूरी दौड़ के दौरान
निरंतर गति बनाए रखें और अंत में तेजी से दौड़ लगाएं। हर प्रतिभागी द्वारा 600 मीटर रन या वॉक को पूरा करने में लिए गए समय को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट दे रखा है सिट एंड रिच टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिट करना है एंड देन रिच करना है वहाँ तक, है ना। तो किस तरीके से कराया जाता है, तो इसका क्या पर्पस होता है, तो सबसे पहले इसका पर्पस है टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हिप रीजन, मतलब हिप रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए जाता है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होती है, बैक और हैमस्ट्रिंग इंक्लूड हो जाती है। इक्विपमेंट्स किस चीज़ की लगती है, तो सिट एंड रिच बॉक्स आता है, उसकी ज़रूरत लगती है। यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, तो इसको भी मैं वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ कि इसको किस तरीके से किया जाता है। चलो आओ तो वीडियो को देखते हैं। कुछ अभ्यास के बाद प्रतिभागी आगे झुकते हुए अपने हाथों को जितना संभव हो सके अधिकतम दूरी तक ले जाकर कुछ समय के लिए रुकता है। तो नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को पार्शियल कर्ल अप। तो सबसे पहले पार्शियल कर्ल अप क्या होता है यार, तो बहुत आसान सी चीज़ है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट भी। इसका क्या पर्पस होता है, तो इसका पर्पस होता है जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करना। ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत लगती है, तो भैया एक फ्लैट सरफेस चाहिए होती है या एक मैट चाहिए होती है। ठीक है, और एक रिकॉर्ड शीट की ज़रूरत लगती है। ठीक है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा सामने। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बैठ जाना है प्लेन सरफेस के ऊपर एंड अपनी बॉडी को ऊपर लाना है, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को ऊपर लाना है। ठीक है ना, आपकी एब्डोमिनल मसल को ऊपर लाओगे तो उससे आपका स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस चेक होगा। क्या प्रोसीजर है, तो ठीक है, आपको पहले सीधे लेट जाना है फ्लैट सरफेस पे, नी फ्लेक्स्ड कर लेनी है, फिर है ना 12 इंचेस का आपके बटकॉक्स के बीच में इतना डिफरेंस होना चाहिए एंड देन आपको थोड़ी देर से वापस से ऊपर आना है एंड होल्ड करना है। ठीक है, इस सेट को रिपीटेड करते रहना है एवरी 3 सेकंड, है ना। 1.5 सेकंड अप, 1.5 सेकंड डाउन। ठीक है, विथ नो हेजिटेशन। ये आपका इस तरीके से आप करते रहना है। एक टाइम रिकॉर्ड कितनी देर तक करना है, तो आपको 1 मिनट तक करना रहता है। ठीक है, 1 मिनट में आप जितने सेट लगाते हो उतने काउंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन उनको मेज़र कर लिया जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सा टेस्ट है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट दे रखा है पुशअप टेस्ट। तो यार पुशअप सबको पता है किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है, तो हमारी जो अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम पुशअप टेस्ट करते हैं कि यार हमारी अपर बॉडी में कितनी जान है, कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर। ठीक है, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत लगती है, तो फ्लोर मैट होनी चाहिए और एक रिकॉर्ड शीट होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल सा है ना। और जो गर्ल्स के लिए रहते हैं तो उसके लिए थोड़े से मॉडिफाइड पुशअप कराए जाते हैं। तो गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप कैसे होते हैं, तो आप लोगों को सामने इमेज दिख रही होगी गर्ल्स वाली। ठीक है, उसमें थोड़े से आपके जो नी रहते हैं उनको इस तरीके से डाउन कर लिया जाता है एंड देन पुशअप्स कराई जाती है। ठीक है, और बॉयज़ के इसमें पूरे फ्लैट पुशअप्स होते हैं। ठीक है, आपका जो बिल्कुल 90 डिग्री पे उस रहना चाहिए, एंगल जो रहता है आपका 90 डिग्री पर रहना चाहिए, एल्बो से लेके आपकी बैक तक का। ठीक है, ये एक उसका नॉर्मल सा पोस्चर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और वो एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है कि 1 मिनट में आपको कितने पुशअप्स लगाने या 30 सेकंड में आपको इतने पुशअप्स लगाने। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। आप प्रोसीजर को पूरा पढ़ लेना एक बार, तो आपको आप पूरा ऐसा का ऐसा ही लिख के आओगे तो फुल ऑन फुल मार्क्स मिला ले। ठीक है, तो चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में 2023-24 में ही ऐड किया गया है। तो यार ये देखने वाले हैं हम कि इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किस तरीके से कौन कौन से पैरामीटर के थ्रू चेक की जाती है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो यार ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो रहती है वो कैसे चेक की जाती है, द एबिलिटी ऑफ अवर हार्ट, लंग्स एंड ऑर्गन कंज्यूम ट्रांसपोर्ट तो यूटिलाइज ऑक्सीजन। और सीधी सी बात है कि जो हमारी जो हार्ट रहता है और हमारे जो लंग्स रहते हैं, हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कैसे चेक की जाएगी, तो इसके मेन पार्ट तो यही होते हैं। ठीक है, तो यार जितने टाइम में ये एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं, यार आपने सोचा होगा कि यार आप बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो। ठीक है, या आप कंटिन्यूसली खेलते रहते हो तो आप थकते नहीं हो, क्योंकि उस वक्त आपका जो हार्ट रहता है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है, नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपको उसकी आदत लगी होती है, यूज टू होते हो आप लोग, है ना। आपकी बॉडी उसको मेंटेन करके रखती है। वहीं आप बहुत दिनों बाद भागते हो या बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलते हो तो आपकी सांसें बहुत जल्दी फूलने लग जाती है। मतलब आपका जो हार्ट रहता है उसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, मतलब उसकी जो पंपिंग स्पीड रहती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसी को हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बोलते हैं, जिससे हमारी हार्ट की जो कैपेसिटी रहती है वो उसको इंक्रीज़ किया जाता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, उसी को कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल रहता है वो भी बिल्कुल पर्टिकुलर मात्रा में चलती रहना चाहिए। मतलब या हमारा बोल सकते हैं जो हमारा VO2 रहता है, VO2 मीन्स दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
मेटाबॉलिज्म जो रहता है, उसकी जो कैपेसिटी रहती है वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है जब हम अगर डेली कोई सी भी चीज़ एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बोलते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है। तो वो टेस्ट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। सो देखो, उस टेस्ट का नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो यार हार्वर्ड स्टेप जो टेस्ट होता है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, जो आपकी जो एरोबिक फिटनेस होती है, ठीक है, जो सिंपल टेस्ट है उसको मिनिमम इक्विपमेंट के साथ कराना रहता है। तो आपको कैसे करवाई जाती है? तो इसके थ्रू आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करवाया जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? तो मैं वो आपको बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू कैसे कराया जाता है। पहले देखो इसके इक्विपमेंट्स क्या लगते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म लगता है जो कि 50.8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, मतलब एक बेंच जैसी कुछ होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए। और इसको कंडक्ट करने के लिए एक आपका पर्टिकुलर एक टैप आती है, उसके थ्रू ही एक चेक किया जाता है। इसका क्या प्रोसीजर है ना, और क्या स्कोरिंग होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो ये रहा डायग्राम, आपको दिख रहा होगा। इसमें एक बंदा है जो कि इस बेंच के ऊपर कंटिन्यूसली चढ़ रहा है, थोड़ी देर तक होल्ड कर रहा है, वापस उतर रहा है ना, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा उतरता है। तो ये कुछ एक्टिविटी कराई जाती है जब तक कि आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, जब तक कि आपकी सांसें फुल नहीं जाती, जब तक आपको ये कंटिन्यूसली कराई जाती है। जब आपकी सांसें रुक जाती है तो उस समय आपका हार्ट रेट चेक किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल हार्ट रेट चेक किया जाता है, ठीक है। वापस से वो 30 सेकंड बाद वापस से आपको ये करना पड़ता है। फिर आपकी सांसें फूलने लग जाती है, फिर चेक किया जाता है। ऐसा कुछ 3 बार चेक किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको चेक करने के बाद जो आपका जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है। सो ये रहा आपका फॉर्मूला जो फिटनेस इंडेक्स में दे रखा है, जैसे कि 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन ए रिकवरी पीरियड। ये जो भी फॉर्मूला रहेगा इसमें आपको वैल्यू पुट ऑन करनी रहती है, एंड देन आपका जो डाटा रहता है वैल्यू पुट ऑन के थ्रू जो भी रिजल्ट आता है उसके थ्रू आपका इंडेक्स चेक किया जाता है। तो वो इंडेक्स क्या है वो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कोर आया, मतलब आपने ये टेस्ट किया उससे आपका जो स्कोर आया वो आया 78। तो 78 कहाँ डिनाई कर रहा है? तो ये हाई एवरेज में कर रहा है, 65 टू 79 के बीच में। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिख के आना पड़ता है। और एक अच्छा छोटा सा डायग्राम बना दो, जैसे कि ये बंदा ऊपर नीचे कर रहा है ना, स्टेप का, और एक बेंच बना दो। तो इस तरीके से मार्क्स को कुछ लिया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है अब हमको बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बीएमआर क्या होता है यार? तो स्वाभाविक सी बात है, बीएमआर क्या होता है? तो यार इट इज़ अ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शनिंग सच एज ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग या सेल प्रोडक्शन, ठीक है। जो कि हमारे 65 टू 75% ऑफ आवर डाइट कैलोरीज आर बर्न फ्रॉम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यार सीधी सी बात है, नॉर्मल वे में समझो इसको कि बीएमआर का मतलब क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमको जो कैलोरी चाहिए रहती है ना, जो इंटेक करते हैं हम कैलोरी, उसको बताता है ये कि हमको कितनी कैलोरी चाहिए। फॉर काय के लिए? हमारी ब्रीथिंग के लिए, सर्कुलेशन के लिए, हमारी न्यूट्रिएटिंग प्रोसेसिंग के लिए या सेल प्रोडक्शन करने के लिए। जो हमको जो कैलोरीज चाहिए रहती है उसकी मात्रा को ये कैलकुलेट करके बता देता है कि यार आपको कितनी कैलोरी चाहिए रहती है। तो फॉर एग्जांपल पर ये एक अलग अलग वेरी भी कर सकती है। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि यार कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगी, है ना, आप लोग इससे एग्री करोगे, ठीक है। या कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो उसके लिए अलग चीज़ वेरी करेगी, ठीक है। तो ये लीन मसल मासिंग में अलग ही डिपेंड करती है, अलग अलग चीज़ रहती है। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आप ये प्रोसेसिंग लिख दो और फिर फॉर्मूला लिख के आ जाना। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को क्या होता है। सो ये फॉर्मूला होता है, देख लो आप लोग इस तरीके से। वुमेन्स के लिए अलग होता है बीएमआर का फॉर्मूला, मेंस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे कि सर इसको क्या याद करना पड़ेगा? तो हाँ जी बिल्कुल, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और ये फॉर्मूला और जो मैंने बताया उसकी नॉर्मल प्रोसेसिंग वो लिख के आओगे, आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिकली एंड जॉन्स टेस्ट। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है, रिकली और जॉन टेस्ट जो होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। इस बार भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं पूरा जो होता है ये सीनियर सिटीजन के लिए रहता है। और ये जो अपने पिछले जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उनमें थोड़ा सा मतलब इजी होता है ये वाले टेस्ट, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए रहता है, उनकी फिटनेस चेक करने के लिए रहता है। तो चलो बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहला टेस्ट कौन सा है। सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट, है ना। तो सीधी सी बात है यार, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है ना। इसका पर्पस क्या है?
तो ये देखो जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगता है, तो इक्विपमेंट्स में यहाँ पर एक चेयर लगती है, ठीक है, जो कि चेयर होती है जिसमें उसके हाथ नहीं होते चेयर के, ठीक है, और एटलीस्ट उसकी हाइट जो होती है वो 44 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और उसमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत लगती है। अब पूछोगे आप लोग कि सर इसको करते कैसे हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी जो कि मैंने ये फोटोग्राफ्स में डाल रखी है। क्या दे रखी है उसमें, एक लड़की है, वो क्या कर रही है, सिर्फ बैठी हुई है ना, पहले चेयर में अपने क्रॉस हैंड करके बैठी हुई है एंड देन वापस खड़ी हो रही है। इसी तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, बार बार बैठना है, वापस से खड़े होना है, बैठना है, वापस से खड़े होना है, बैठना है, वापस से खड़े होना है। लगभग ये आप लोगों को 30 सेकंड तक करना होता है। 30 सेकंड में आप जितने भी कर पाते हो रेपिटेशन, उससे आपकी काउंटिंग की जाती है। आप पूछोगे कि काउंटिंग कैसे की जाती है, तो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सो जैसे कि आपकी एज है यहाँ पर 62 है ना, और आपने 30 सेकंड में कितने करे हैं, तो आपने करे 14, आपने कितने करे, 14 करे हैं ना। तो आप लोग किसके अंदर आ रहे हो, तो आपने किसके अंदर आ रहे हो, बिलो 14 के अंदर आ रहे हो, जिस तरीके से ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 72 है ना, और 72 और आपने कितने करे हैं, आपने करे हैं 15, तो 15 और 72 वाला कहाँ पे आ रहा है, तो देखो आप लोग कहाँ पे आ रहे हो, तो आप आ रहे हो अंडर बिलो 12 के अंदर आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। वुमन के लिए अलग अलग मेजरमेंट है और मेन के लिए अलग अलग मेजरमेंट है, तो इस तरीके से इसका चार्ट भी है, बना के आना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो अब हमारा अगला जो टेस्ट होता है वो होता है आर्म कर्ल टेस्ट। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, ठीक है। तो यार ये काय के लिए कराया जाता है, तो इसका पर्पस क्या होता है, जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और उनका इंड्योरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इमेज के अंदर, तो आप पूछ रहे होंगे कि कैसे किया जाता है, तो आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि एक अंकल बैठे हुए हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके हाथ में एक डंबल है नॉर्मल वेट का, उसको उनको वापस से उठाना रहता है, जैसे कि हम बाइसेप्स लगाते हैं इस तरीके से, और वापस से उसको अपनी जगह पे नीचे लाना रहता है ना। ऐसा कितनी देर तक करना होता है, तो 30 सेकंड तक करना होता है, ठीक है। तो 30 सेकंड में उनकी जितनी भी काउंटिंग होती है, जितने भी रेपिटेशन लग जाते हैं, उसको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। उसको काउंट करने के बाद आप लोगों को जो आपकी मेजरमेंट होती है उसके थ्रू उसको चेक करना होता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट दे रखा है, वो है चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट, ठीक है। तो जैसा कि बेसिकली अभी हमने नॉर्मल पर्सन के लिए सीट एंड रिस्ट टेस्ट पढ़ा था, उसके अंदर एक बॉक्स लगता था और हमको स्ट्रेच करना पड़ता था, बट अब बात हो रही है यहाँ पे सीनियर सिटीजन की। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तो उनकी बॉडी की, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए चेयर के थ्रू उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करी जाती है, ठीक है ना। तो क्या है के लिए, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चेकिंग करी जा रही है उन लोगों की, सीनियर सिटीजन की, ठीक है। तो इसके में इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो यार सबको पता है, इसमें एक चेयर लगेगी, ठीक है, और एक स्केल लगती है जिससे नापा जाता है, ठीक है, कि वो कितनी दूर रह गया है, कितनी पास रह गया, ठीक है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखो इसका कैसे करवाया जाता है, तो आपको इसके अंदर एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। जैसा कि फोटो दिख रहा है उसमें जो वुमेन है वो क्या कर रही है, उसके शूज़ को, मतलब उनके टो को टच करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो टो को टच करते समय आपके जो हाथ और टो के बीच में जितना आप पहुंच पाते हो, या तो आप पूरा टच कर लोगे टो, तो रूलर जो रहता है, जो भी आपका स्केल रहेगा वो 0 पॉइंट रीडिंग बताएगा, ठीक है। पर अगर आप टो टच नहीं कर पाए और थोड़ा सा गैप रह गया, तो वो जितना भी गैप रहता है वो स्केल से मेजर किया जाता है और उसको लिख लिया जाता है, उसकी रीडिंग कर ली जाती है, ठीक है। बस दैट इज इट, ये नॉर्मल सा टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। पर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर कि यार आप लोगों को टो जब आप टच करने जा रहे हो, तो आप लोगों को झटका लगाना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वे में जाना है और टच करने की कोशिश करनी है ना। आप बिल्कुल झटका नहीं लगा सकते, इसका रूल नहीं होता, ऑब्जेक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके फॉलो करने की, और आप लोग पॉज करके ये प्रोसीजर पूरा लिख लिया करो, याद कर लिया करो, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट है, देख लो आप लोग, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो। तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है बैक स्ट्रेच टेस्ट। तो यार सीधी सी बात है, अब बैक स्ट्रेच टेस्ट क्या होता है, इसका क्या पर्पस है, क्यों चेक किया जाता है इसको, तो यार सीधी सी बात है, ये सीनियर सिटीजन की जो हमारी बैक रहती है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही हमारे शोल्डर और अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक स्केल लगती है, या उसको हम रूलर भी बोलते हैं, वो लगता है, सिर्फ उससे चेक करा जाता है। तो अब इसको पूछोगे सर इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें आप लोगों को, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है ना। आप लोगों को अपने पीठ पे दोनों हाथ, जो एक हाथ पीछे से आएगा और एक हाथ आगे से आएगा, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, और दोनों को मिलाने की कोशिश करना है, टच करने की कोशिश करना है। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हो, है ना, दैट मीन
कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, आप टच कर पा रहे हो दैट मीन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जितना भी गेप रहता है उसको स्केल से नाप लिया जाता है, जैसा कि इसमें आपको एक फिजिकल एजुकेशन टीचर दिख रहा होगा या जो भी डॉक्टर दिख रहा है वो माप रहा है, ठीक है, उसको नाप रहा है कि कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम आ रही है, ठीक है। तो उसको एक चार्ट के थ्रू चेक कर लिया जाता है कि आप बिलो नॉर्मल आ रहे हो, नॉर्मल आ रहे हो, वॉट एवर आप जो आ रहे हो। पर एक चीज़ याद रखना, जो चार्ट मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो चार्ट आपको लिख के नहीं आना है, सिर्फ यही इसका प्रोसीजर लिख के आना है, क्या पर्पस होता है, इक्विपमेंट क्या होते हैं, सारे टेस्ट में यही लिख के आना है, ठीक है। तो मैं एक चार्ट बता रहा हूँ, इसको याद रख लेना आप लोग। सो ये चार्ट है, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट दे रखा है वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो यार आप पूछोगे सर ये क्या होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट? तो यार सीधी सी बात है, ये जो हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके इंड्योरेंस को चेक करने के लिए किया जाता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, है ना। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से उनका टेस्ट किया जाता है। तो याद रखना इसका जो प्रोसीजर होता है, इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो डायग्राम दिख रहा है इसमें है ना, इसको जो इसका ये पूरा मेजरमेंट रहता है, इस तरीके से आप लोगों को कोन्स रखने होते हैं या एक टेपरिंग लाइन बनानी पड़ती है, इस तरीके से पूरा ग्राउंड चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। जिसमें क्या कैसा ग्राउंड रहता है, तो ये 20x5 यार्ड में बनता है। फॉर एग्जाम्पल 20x5 यार्ड मतलब इन द सेंस इसकी जो लेंथ रहती है वो होती है 20 मीटर, और जो इसकी हाइट होती है ना, इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 5 मीटर, है ना। तो इस तरीके से 5 फिर 20 और फिर 5, है ना। तो इस तरीके से ये 50 मीटर का टोटल ओवरऑल रहता है ना। यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है आप लोगों को, यहाँ से किसी भी सीनियर सिटीजन को चलना चालू करना पड़ता है ना। पहले ये सीधे चलेगा, फिर ऊपर जाए मतलब चौड़ाई में जाएगा, फिर वापस से सीधे लंबाई में आएगा, फिर वापस से इस तरीके से चल के आना रहता है ना। इसको 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा कोई भी सीनियर सिटीजन, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। बस इसका यही नॉर्मल सा प्रोसीजर रहता है। जो जितना ज़्यादा चल के आ पाता है उतना उसकी मेजरमेंट को काउंट किया लिया जाता है चार्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसका चार्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सो ये है चार्ट। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, बिलो एवरेज में आ रहे हो, एवरेज में आ रहे हो, अबाव एवरेज में आ रहे हो, क्या एज आपकी, उसके हिसाब से चेक कर लिया जाता है। पर ये चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ प्रोसीजर, क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस पर्पस है उसका टेस्ट का करवाने का, वो याद रखना और वही लिख के आना है, इससे ज़्यादा लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम 100 नंबर का है कि हमको 200 नंबर लेके आना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना सा लिखोगे फुल और फुल मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट दे रखा है यहाँ पर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो यार सीधी सी बात है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट क्या होता है? ये भी एक सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट होता है। इसका मेन पर्पस क्या है? तो यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस वाइल मूविंग, वो कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन, कितनी तेज़ी से चल पा रहे हैं, कितनी तेज़ी से उनकी एजिलिटी क्या है, उनकी स्पीड क्या है चलते समय, वो सब मेजर करना इसका मेन काम होता है, इसका 8 फुट अप गुड एंड गो टेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इसके के लिए क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक स्टॉप वॉच लगती है, ठीक है, एक चेयर लगती है आप लोगों को, है ना, और एक आपके पास कितने मतलब बोल सकते हैं 2 कोन मार्कर की ज़रूरत लगती है, और 8 फीट का एक डिस्टेंस नाप के रखना है आप लोगों को, मार्क करके रखना है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आप लोगों को, वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है चेयर पे, उसको बिठा दिया जाता है, फिर वहाँ से जहाँ तक कोन लगे हुए हैं, है ना, वहाँ तक वैसे ही खड़ा होगा, वहाँ से वहाँ तक चल के आएगा, वापस से उसको घूम के उस चेयर पर बैठना होता है, ठीक है। अब वो जितनी जल्दी ये चीज़ कंप्लीट कर लेगा, चल के बैठ जाएगा, वो उसका एक बोल सकते हैं उसका स्कोर आ जाएगा हमारे पास कि वो कितने टाइम में बैठ के आया है, ठीक है, कितने टाइम पे चल के बैठ गया। अब वो जो भी स्कोर आता है उसको आपकी जो भी मेजरमेंट जो रिकॉर्ड फाइल में बार बार आपको जो चार्ट दिखाता हूँ उससे मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। ये रहा चार्ट, देख लो, इसके हिसाब से मैनेज कर लिया ना, और ये चार्ट याद नहीं रखना है। सो नेक्स्ट हमारा टेस्ट दे रखा है वो है जॉनसन मैथनी टेस्ट। अब भाई ये जॉनसन मैथनी टेस्ट क्या होता है आप बोल रहे होगे, तो यार ये सीधी सी बात है, जॉनसन मैथनी टेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इसका मेन क्या है कि इवेल्यूट करना हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ को, एथलीट की फिजिकल एबिलिटी को एवेल्यूट करना इसका मेन रोल है ना। इसके थ्रू क्या करा जाता है, तो यार आप बोलोगे फिजिकल एबिलिटी को क्या सर कैसे एवेल्यूट करेंगे, तो जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी एजिलिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसको एवेल्यूट करना। अब आप लोग बोलोगे एजिलिटी क्या होती है? एजिलिटी मतलब जो यार वो फुर्तीलापन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, उसको एजिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी बोल सकते हो इसके थ्रू कि यार किस चीज़ को आप इवेल्यूट कर रहे हो, तो आप अपने बॉडी के जो न्यूरोमस्कुलर
फंक्शन होते हैं उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करा जाता है इस टेस्ट के थ्रू। तो अब कैसे किया जाता है ना। तो इसके अंदर कुछ 4 स्टंट करवाए जाते हैं। क्या क्या स्टंट होते हैं वो, है ना। तो वो होता है फ्रंट रोल करवाया जाएगा, बैक रोल करवाया जाएगा, जंपिंग हाफ टर्न करवाए जाएंगे आपसे, और जंपिंग फुल टर्न भी करवाए जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। पर इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, कैसे कराए जाते हैं, तो याद रखना इसमें एक मैट बिछाई होती है, मैट होती है, ठीक है। वो मैट होती है 15 फीट की और 2 फीट उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और वो जो मैट होती है उसको 10 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होती है। जैसे कि आपको 10 लाइन दिख रही होगी बीच बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्शंस में डिवाइड है। इसी के अंदर ये पूरी चीज़ें परफॉर्म की जाती है, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न या जंपिंग फुल टर्न, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर कराए जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला होता है हमारा फ्रंट रोल। तो यार फ्रंट रोल कैसे किया जाता है, तो यार जो हमारी जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ से मैट जो मैंने बताई थी आप लोगों को स्टार्ट होती है, वहाँ से आपको कुछ रोल करना रहता है, ठीक है। पहले सेक्शन तक, वो जो 10 पार्ट में डिवाइड था उस पहले सेक्शन तक आपको रोल करना होता है, ठीक है। फिर वहीं से सेकंड रोल वापस से करना होता है आप लोगों को। मैं ये वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगा किस तरीके से करना होता है आप लोगों को, ठीक है। पर आप लोगों को इसके अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, तो याद रखना, आप अगर सही से रोल कर लेते हो तो आपको 5 पॉइंट स्कोर दिया जाता है, ठीक है। और वापस से एक और बात, जब सेकंड रोल कराया जाता है और वापस से आप उसको बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, और सही सेक्शन पे पहुंच जाते हो, तो आप लोगों को फिर से 5 पॉइंट दिए जाते हैं। पर कहीं अगर आप लोग रोल करते समय लड़खड़ा गए या आपकी बॉडी लाइन से बाहर चली गई तो आपके 2 पॉइंट डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को वीडियो के थ्रू कि फ्रंट रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ये देखो, ये फ्रंट रोल कर रहा है, पहले सेक्शन में आ गया, ये सेकंड सेक्शन में फिर रोल करके चले गया, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है बैक रोल। तो बैक रोल को देखते हैं कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो बैक रोल में इस तरीके से रिवर्स किया जाता है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है जंपिंग हाफ टर्न। अब ये बहुत थोड़ा सा टफ होता है, इसको चेक करना, पूरा अच्छा सा वीडियो देखना किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। सो ये देखो, इस तरीके से हाफ टर्न में जंप करना होता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन। सो नेक्स्ट दे रखा है हमको जंपिंग फुल टर्न्स। तो जंपिंग फुल टर्न किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, अब देखो इसके लिए मैंने कुछ थ्योरी अलग से लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों को वीडियो के थ्रू खुद ही मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से करना है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि आप पूरा अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आप लोगों को 5 पॉइंट दिए जाते हैं, फिर वापस से सेकंड टाइम कर लेते हो तो पूरे फिर 5 पॉइंट दिए जाते हैं। इस तरीके से 10 पॉइंट दे दिए जाते हैं, स्कोर कराए जाते हैं। और अगर आप कुछ चीज़ गलत करते हो या गलत तरीके से करते हो तो आप लोगों को 2 पॉइंट माइनस कर लिए जाते हैं। इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है, ठीक है। तो और कुछ लिख के आना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये आपको परफॉर्म किस तरीके से करते हैं उस वे में आप लिख के आ जाना, ठीक है। सो ये देखो, ये जंपिंग फुल टर्न कैसे कर रहा है, पूरा घूम रहा है ये, ठीक है, पर ये गलत करा है। सो आई होप आप लोगों को यूनिट पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और वीडियो के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इस चैप्टर के लिए अलग से पूरे वीडियोस निकाले थे आप लोगों के लिए, तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये लोग और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो और कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।